सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है कि स्कूल बंद होने के कारण हम अपनी पढ़ाई दूरदर्शन के माध्यम से कर रहे हैं और हमारे लिए क्लास 3 से 5 की पढ़ाई प्रतिदिन दोपहर 4 बजे से 5 बजे तक शुरू हो चुकी है। हमें क्या करना है कि रोज़ाना समय पर अपनी पेंसिल और कॉपी के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में शामिल होना है, जहां हम नई नई चीज़ें सीखेंगे, वह भी मनोरंजक तरीके से। तो तैयार है ना आप सब? तो बच्चों, आज फिर हिंदी की क्लास में खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है पापा की मूंछें। उसके बाद एक गेम खेलेंगे उलट पलट, जिसमें हम लोग आवाज़ को सुनकर शब्दों को पहचानेंगे। फिर शब्द के बदले शब्द खेल में हम लोग संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि को पहचानना सीखेंगे। फिर हम लोग बिहार के स्थानीय भाषाओं के कुछ रोचक शब्दों को जानेंगे। उसके बाद मिलेंगे अपने दोस्त गणित से और हल करेंगे गुणा के कुछ सवालों को और फिर समझेंगे एक नई संख्या को। फिर हल करेंगे अंक पहेली को और उसके बाद हल करेंगे भाग के कुछ आसान सवालों को। फिर सुनेंगे अंग्रेजी में एक स्टोरी जिसका नाम है द अदर वे और सबसे अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस टीवी शो में जिसका नाम है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। क्या आप मेरे साथ खेल खेल में कुछ सीखने के लिए तैयार हैं? मैं तो पूरी तरह से तैयार हूँ। कॉपी पेंसिल लेकर आई हूँ और टीवी से एकदम चिपक कर बैठ गई हूँ। ध्यान से एक एक चीज सीखूंगी और अपनी कॉपी में लिखती जाऊंगी। शुरू करते हैं हिंदी की एक प्यारी सी कहानी से और उस कहानी के बाद हम हिंदी के ही कुछ गेम भी खेलेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं हिंदी। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू। मुफ्त किताबें मुफ्त में खाना, पर शिक्षा में देर है। स्कूलें निकली गांव गांव में, फिर भी क्यों अंधेर है। मुफ्त किताबें मुफ्त में खाना, पर शिक्षा में देर है। स्कूलें निकली गांव गांव में, फिर भी क्यों अंधेर है। गांव गांव और गली गली में माँ बाबा से बात करो। क्या सब बच्चे शाला जाते, घर घर जाके पता करो। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। लाखों में एक हूँ मैं, क्या बात है, मन खुश हो गया। इसी बात पर बिट्टू, आज मैं आप दोनों को एक कहानी सुनाऊं। अरे वाह काकी, क्या बात है, बिल्कुल सुनाओ।
मैं तैयार हूँ। अरे रुको जरा रुको, मैं अपनी मूंछों की काट छांट कर लूं बिट्टू की काकी। अरे बिट्टू के काका, आप अपनी मूंछों की कटाई छटाई कर रहे हैं तो मैं अपनी कहानी बदल देती हूँ। आपकी मूंछों वाली बात पर मुझे एक दूसरी कहानी याद आ गई है। अच्छा काकी, तो फिर जल्दी सुनाइए। काका, आप अपना काम जल्दी से खत्म कीजिए। अब बताओ, बिट्टू की काकी मूंछों को काटने छांटने का काम तो बस 1 मिनट का ही था। अब हम कहानी सुनने के लिए तैयार हैं। शुरू करो बिट्टू की काकी आज की कहानी। आज की हमारी कहानी का नाम है पापा की मूंछें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। पापा की मूंछें। लेखन और चित्रांकन माधुरी पुरंदरे। अनुवाद मनोहर नोतानी। प्रकाशन प्रथम बुक्स। अनु को अपने पापा की बहुत सी चीजें अच्छी लगती हैं। उनकी लटकने वाली चमचम चमकती लालटेनें, उनके तले प्याज के करारे करारे पकौड़े, कागज से जो प्यारे प्यारे कछुए वे बनाते हैं, अनु को सब अच्छे लगते हैं। यही नहीं, सीढ़ियाँ भी वे उचक उचक कर चढ़ते हैं। और फिर मामा से उनकी वे कुश्तियाँ जो वे मजे लेने के लिए आपस में लड़ते हैं। मेहमानों के आने पर वे हमेशा उन्हें हंसाते रहते हैं। अनु को अपने पापा की ये सारी चीजें अच्छी लगती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अनु को अपने पापा की कौन सी चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? पापा की मूंछें। हर सुबह जैसे ही उसके पापा दाढ़ी बनाना शुरू करते हैं, अनु भी उनके पास आकर बैठ जाती है। बड़े ध्यान से उन्हें दाढ़ी बनाते हुए देखती है। उसके पापा अपनी 2 उंगलियों में एक चुटकी सी कैंची पकड़े कच 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 अपनी मूंछों को तराशने में जुट जाते हैं। और अनु है कि कहती जाती है, थोड़ा बाएं, अब थोड़ा सा दाएं। पापा नहीं ना, आप अपनी मूंछों को और छोटा मत कीजिए। आप ऐसा करेंगे तो मैं आपसे कट्टी हो जाऊंगी। पापा जब नहाकर बाहर निकलते हैं तो अनु एक छोटी कंघी से बड़ी सफाई से उनकी मूंछों के बाल काटती है। इसके बाद वह मूंछ की नोकों को अपनी उंगलियों की चुटकी में पकड़कर उमेट देती है। बस फिर क्या, पापा की मूंछें दिखने लगती है रोबीली और तन तना तन। सो अनु भी तन जाती है। लो, हो गया पापा, अब आप इसे बिगाड़ेंगे नहीं, ठीक है? अनु हमेशा सोचा करती है, पापा अगर एक अच्छा कुर्ता पहन ले, सिर पर एक पगड़ी रख, अपनी कमर पर एक तलवार लटका ले और एक घोड़े पर सवार हो जाए तो कितने शानदार लगेंगे पापा। ठीक एक चश्मे वाले सैनिक की तरह। सच बात तो यह है कि अनु को सारे मूंछ वाले आदमी अच्छे लगते हैं, जैसे कि उसकी दोस्त तुती यानी स्मृति के पापा। ये मोटी मोटी मूंछ है उनकी। मूंछें काटने के लिए उन्हें एक अच्छे खासे मोटे कंघे की जरूरत पड़ती है। तुती के पापा टेनिस बहुत अच्छी खेलते हैं, लेकिन सच में उन्हें तो एक पहलवान होना चाहिए था। वे यदि एक चुन्नट डली पगड़ी पहन ले और अपने कंधे पर एक बड़ी सी गदा उठा ले तो बहुत रोबीले दिखेंगे। साहिल के पापा की मूंछ पेंसिल की लकीर सी पतली है। अनु सोचती है कि
वे अपनी मूछें भला इतनी पतली कैसे बनाते होंगे? अगर वे एक काला टोप और एक लंबा काला ओवरकोट पहन ले, अपनी आंखों पर एक काला चश्मा लगा ले, तो वे एकदम उस टीवी वाले जासूस की तरह लगेंगे जो सब चोरों को पकड़ लेता है। लेकिन सबसे बढ़िया मूछें तो पास वाले मकान में रहने वाले उन दादाजी की हैं। ऐसा लगता है मानो एक बड़ा सा सफेद बादल आसमान से उतरकर उनकी नाक के नीचे रहने चला आया है। अब उनका मुंह जो है उस बादल के पीछे छिपा रहता है। अनु को दादाजी की चिंता होने लगी है। उस बादल के रहते वे खाना कैसे खा पाते होंगे भला? अनु सोचती है कि उसकी नाक के नीचे क्यों कोई मूछ नहीं उगती। हर सुबह वह अपना साबुन भिगोती है, ढेर सारा झाग बनाती है और फिर उससे अपनी तरह तरह की मूछें बनाती है। मेरी मूछें सबसे अच्छी, वह कहती है, एकदम झक सफेद और मुलायम मुलायम, है ना? बिट्टू की काकी तुम्हारा भी जवाब नहीं। मेरी मूंछों के बारे में सुनकर तुमने कहानी बदल दी और ये मजेदार कहानी सुना दी। मुझे तो बड़ा मजा आया। अनु के पापा की मूंछें बड़ी ही शानदार थी इस कहानी में। कहा काका, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो बच्चों, आपने भी कहानी ठीक से सुनी होगी और समझी भी होगी। आप भी कुछ सवालों के जवाब सोचिए और घर पर किसी को बताइए। तो मेरा पहला सवाल है, अनु को पापा की कौन कौन सी चीजें पसंद थी? मेरा दूसरा सवाल है कि अनु की दोस्त स्मृति के पापा की मूछें कैसी थी? और तीसरा सवाल है, क्या आपको भी अनु की तरह ही लोगों को देखकर पता चलता है कि उन पर क्या किस तरह अच्छा लगेगा? तो वह क्या है, बताइए। काका, अब मेरा मन कोई खेल खेलने का हो रहा है। क्या आपके पास कोई नया खेल है? नया का तो पता नहीं, लेकिन एक खेल है। तुम खुद ही खेल कर देखो, नया है या पुराना। बिट्टू के काका, जिस तरह आप बता रहे हैं, मुझे लगता है कि खेल तो मजेदार होगा। तो शुरू करते हैं। तो आइए खेल शुरू करते हैं, उलट पलट। इस खेल में हमें क्या करना है? आप लोग जानते हैं, इस खेल में हमें शब्दों को पहचानना है और देखना है कि जो आवाज आई है वो लिखते कैसे हैं। तो खेल शुरू करें। गौर, ग और र। ग तो है लेकिन र नहीं है, दोनों भी नहीं है। गौर। ये रहा। जट। क्या बोला उन्होंने? एक बार फिर से सुन लेते हैं। जट। ज और ट। ये रहा। धागा। भागा। धागा तो कहीं भी नहीं है। एक बार फिर से सुन लेते हैं। धागा। अच्छा, धागा। धागा। ये रहा। चंदू। चंदू। च और द होना चाहिए। च। ये रहा। टोकी। टोकी। यही है, हाँ यही है। जूस। ज और स होना चाहिए। ये तो खुल चुके हैं। अरे ये तो है। काली। काली। ये रहा। चौका।
चौका। हाँ, यही है। बातें। आखिरी तो यही बचा है, बाकी पूरा चित्र तो खुल ही चुका है, तो यही है। ये भारत में है, पर ये है क्या? ये तो किसी से पूछना पड़ेगा। काका, यह खेल तो हमने पहले खेला है। इसमें तो बहुत से 2-3 अक्षरों वाले शब्द थे। हाँ काकी। तो बच्चों, आपको अपने आसपास कितने 2-3 अक्षरों के शब्द सुनाई देते हैं, जरा ध्यान दीजिए और अपनी कॉपी में लिखकर किसी को दिखाइए। बिट्टू के काका, मुझे लगता है कि अब हमें कोई नया खेल खेलना चाहिए। क्या कहती हो बिट्टू? हाँ काकी। हाँ बिट्टू की काकी, लेकिन आज तुम ही कोई खेल खिलवाओ ना। अच्छा, तो ठीक है, हम खेल शुरू करते हैं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण का। हाँ, इसके बारे में मैं जानती हूँ। काकी शुरू कीजिए। तो आइए खेल शुरू करते हैं शब्द के भेद। शब्द के भेद तो आप जानते ही होंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये सभी शब्दों के भेद होते हैं और यही खेल हमारा है। इस खेल में हमें बताना होगा कि शब्द संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है। तो चलिए। शब्दों को संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में वर्गीकृत कीजिए। उनसे किसी का नाम नहीं हो सकता, लेकिन नाम की जगह इस्तेमाल होता है, यानी ये सर्वनाम है। मुझको भी किसी का नाम तो नहीं हो सकता, ये भी किसी के नाम की जगह इस्तेमाल होता है। मयंक, ये तो किसी का नाम हो सकता है। बाहरी ना ही किसी का नाम हो सकता है और ना ही नाम की जगह इस्तेमाल हो सकता है। बाहरी विशेषण है। पंखा, मशीन जो हवा देती है उसका नाम पंखा। महात्मा गांधी भी हमारे बापू थे। अभी देखें क्या ये सही है? You are amazing. थैंक यू। आगे चलते हैं। ताजमहल, ये इमारत है आगरा की, तो ये नाम है ताजमहल का, इसलिए जाएगा संज्ञा में। ये जाएगा सर्वनाम में। नीम, तो बच्चों ये आप सोचिए, ये कहाँ जाएगा? सोचिए। कुछ लोगों ने तो सही सोचा होगा, पक्का। ये जाएगा संज्ञा में, एक पेड़ जिसका नाम नीम है। कायर, ये तो ना नाम है और ना ही सर्वनाम, तो जाएगा विशेषण में। नाव, ये भी नाव का नाम है, ये जाएगा संज्ञा में। अनुचित, ये जाएगा विशेषण में। अभी देखें क्या ये सही है? Right answer. थैंक यू। अरे वाह, ये तो बड़ा मजेदार खेल था। मैंने लगभग सारे के सारे शब्द सही पहचाने हैं कि उन्हें कौन से शब्द बोलते हैं। ठीक कहा बिट्टू तुमने। वाह काका, इस खेल से तो मैंने एक साथ 3 चीजें सीख ली। तो बच्चों, थोड़ी देर पहले आपने 2-3 अक्षरों वाले ढेर सारे शब्द लिखे हैं। उन शब्दों को बिट्टू के काका खेल तो खेल रहे हैं, लेकिन अब तो बाहर जाने का भी मन करने लगा है। ये आना जाना कब खुलेगा? हाँ काका, कितने महीने हो गए कहीं नहीं गए। अरे बाहर नहीं गए तो क्या हुआ, घर बैठ अपने बिहार की सैर तो कर ही सकते हैं। सैर ना, अब सुबह सुबह हमें टीवी नहीं देखना है। काका, उससे अच्छा तो कोई खेल ही खेलते हैं। टीवी देख रहे हमारे दर्शक भी हमारे खेल का इंतजार कर रहे होंगे। अरे खेल के लिए ही तो ये सब पूछ रहे हैं हम। तुमको पता है, अपने राज्य बिहार को भाषा भूगोल की दृष्टि से 5 भागों में बांटा गया है। अच्छा काका, कौन कौन से? ये पहले तो मैंने सुना ही नहीं। हमने भी नहीं सुना इससे पहले, और कभी आपने भी नहीं बताया।
ऐसी ऐसी बातें तो बताते नहीं हैं, बेकार की बातें चौपाल से सुनकर आते हैं और शुरू हो जाते हैं। अच्छा तो सुनो, भाषा भूगोल की दृष्टि से बिहार के 5 प्रांत हैं: मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका और बज्जिका। अरे वाह, एक ही राज्य में 5-5 भाषाएं। हाँ, स्थानीय भाषाएं। लेकिन काका, ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा शब्द मैथिली का है, कौन सा भोजपुरी का है, कौन सा मगही का है, कौन सा अंगिका और बज्जिका का है? हाँ बिट्टू, ये सवाल तुमने बढ़िया पूछा। बताइए बिट्टू के काका, कैसे पता चलेगा? इसको समझाने के लिए कुछ शब्द उदाहरण के तौर पर लेना पड़ेगा, तब तुमको समझ में आएगा। तो लीजिए ना, हमने थोड़ी मना किया है। भाग्यवान तुम भी ना मौका खोजती रहती हो मेरी खिंचाई करने का। तो सुनो, रोटी को मैथिली और बज्जिका में सोहारी, फुल्की, भोजपुरी और मगही में रोटी को रोटी ही कहते हैं, लेकिन अंगिका में रोटी के बिल्कुल अलग ही नाम हैं। जैसे अंगिका में रोटी को कहते हैं मंडा, मार्रो या माड़ा कहते हैं। काका, सिर्फ एक राज्य में एक शब्द को इतने सारे नामों से जानते हैं, ये तो कमाल हो गया। सही कहती हो बिटिया, इसी तरह से तो भाषा विकसित होती है। बिट्टू के काका, आज पहली बार आपने बड़े काम की जानकारी दी है, इसके लिए शुक्रिया। अच्छा जी, ऐसी बात है? पहली बार कोनो ऐसी जानकारी थोड़े ही दे रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि पहली बार तुमको अच्छा लगा। छोड़ो इस बात को। लेकिन काका, मुझे कुछ और शब्द के बारे में भी जानना है, जैसे कि ईख और कुदाल को इन स्थानीय भाषाओं में क्या कहते हैं? टीवी देख रहे बच्चे अपने घर में किसी से पूछकर लिख सकते हैं। कल हम इन शब्दों पर फिर से बात करेंगे। हिंदी की तो बहुत सारी चीजें सीख ली, कहानी भी सुन ली और बड़े सारे गेम्स भी खेल लिए। अब गणित का वक्त हो गया है। गणित के कुछ आसान खेल खेलेंगे और छोटी छोटी बातें सीखेंगे, एक के बाद एक कदम। चलिए शुरू करते हैं गणित। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, चलो आओ, आज हम गुणा के कुछ नए से सवाल हल करेंगे। सवाल है, 1 किलो आलू की कीमत 15 रुपए है, तो बताओ 11 किलो आलू की कीमत कितनी होगी? चलो इसे हल करेंगे। सबसे पहले क्या जानकारी दी गई है? 1 किलो आलू की कीमत 15 रुपए है और पूछा क्या गया है 11 किलो आलू की कीमत कितनी होगी। अब बताओ हमें क्या करना है? जी हाँ, हमें करना होगा भाग नहीं गुणा, क्योंकि एक वस्तु की कीमत दी हो और एक से अधिक वस्तुओं की कीमत निकालनी होती है, तब हमें गुणा करना होता है। इकाई, दहाई और सैकड़े में चलो संख्याओं को लिखें। तो सबसे पहले हमारे पास थे 15 रुपए, तो हम इकाई पे क्या लिखने वाले हैं? 5 और दहाई पर 1 दहाई। इसी तरह फिर हमारे पास 11 की कीमत निकालनी थी, तो यहाँ पे इकाई पर आएगा 1 और दहाई पर भी 1 दहाई है। चलो गुणा करते हैं। बताओ कहाँ से शुरू करते हैं इसे? जी हाँ, सबसे पहले तो हम इकाई का गुणा इकाई में ही करेंगे। इस तरह 5 गुना 1, 5 गुना 1 कितना होगा? जी हाँ, 5 गुना 1 होगा पूरा 5। और फिर हम क्या करेंगे? सोचो, जल्दी बताओ। हमें करना होगा इस बार इकाई का दहाई से गुना। चलो शुरू करते हैं। तो ये दहाई का 1 है, यानी कि 10 होना चाहिए और इकाई पर 1। इस तरह शून्य तो एक ही बार है, तो लिख देंगे और 1 का गुणा 1 में करने पर 1 ही प्राप्त होगा। अब बताओ, अब क्या करना है? फिर से हमें दहाई का इकाई से गुणा करना है। तो इस बार इस तरह से इकाई पर 5 और दहाई पर इस बार भी 1 अर्थात 10 होगा। तो 10 का गुणा 5 में करेंगे, शून्य वैसे ही, और 1 गुना 5 मतलब 5।
अब क्या बचा? अब बचा है दहाई का दहाई से गुणा। तो दहाई पर है एक दहाई और एक दहाई अर्थात 10 गुना 10। तो प्राप्त होंगे 2 शून्य जो हम लिख देंगे और 1 का गुना 1 से करेंगे तो 1 ही। इस तरह पूरा 100 प्राप्त हो गया। चलो अब हम इनको जोड़ने वाले हैं। सिंपल है बहुत। इकाई को जोड़ेंगे तो सबसे पहले इकाई पर 5 है और 5 और 1 6 और सैकड़े पर 1। इस तरह प्राप्त हुए पूरे 165 रुपए। चलो अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक थैली में 17 गेंदें हैं, तो ऐसे ही 13 थैलियों में कितनी गेंदें होंगी? सोचिए बच्चों और अपने अपने नोटबुक पर जल्दी से लिखिए। सबसे पहले तो क्या जानकारी दी है? कौन लिखेगा सबसे पहले? एक थैली में 17 गेंदें हैं और पूछा क्या गया है? जी हाँ, ऐसे ही 13 थैलियों में कितनी गेंदें होंगी पूछा है। और करना क्या है? अब तो आप सभी स्मार्ट हो गए हैं, ऐसे ही बता देंगे। हमें करना है गुणा। चलो तो जल्दी से गुणा करते हैं। इकाई, दहाई और सैकड़े में संख्याओं को लिखते हैं। तो पहली संख्या क्या थी हमारी? 17। तो इसमें इकाई कितनी है? जी हाँ, इकाई है 7 और एक दहाई है। और दूसरी संख्या क्या थी हमारी? 13। इसमें इकाई क्या है? 3 और दहाई है एक दहाई। चलो अब बारी फिर से गुणा करने की है। तो हमने क्या किया था सबसे पहले? सबसे पहले हमने इकाई का इकाई से गुणा किया था। सही बोला ना मैंने? तो कर लेते हैं 7 का 3 से गुणा। तो 7 का पहाड़ा 3 बार या 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ो, आता है 21। अब क्या करने वाले हैं हम? बताओ जल्दी से। हाँ, अब हम दहाई का इकाई से गुणा करने वाले हैं। एक दहाई अर्थात 10 गुना 3। ये तो बिल्कुल आसान है। शून्य वैसे ही 3 का गुणा 1 में करने पर 3 ही मिला। अब कौन बताएगा? अब क्या करेंगे? जी हाँ, अब हम फिर से इकाई का दहाई में गुणा करेंगे। इस बार 7 इकाई और गुणा में 10 क्योंकि एक ही दहाई है। तो 0 और 7 का 1 में गुणा अर्थात 7। और अब अंतिम क्या है? जल्दी बताओ, दोनों मिलकर बताओ। और अंतिम है इकाई का इकाई में गुणा। इस तरह प्राप्त होंगे 10 गुना 10 अर्थात 100। और अब बच्चों बताओ हमें क्या करना है? बिल्कुल, हमें जोड़ करना है। चलो जोड़ते हैं। इस तरह इकाई पर 1 और दहाई पर 7, 8, 9, 10, 11, 12, इसलिए 2 और 1 हासिल। तो हासिल जोड़ने पर 1 और 1 2 सैकड़ा। तो इस तरह हमारा जवाब मिल गया। चलो अगला सवाल। अगला सवाल है, एक कमरे में कुल 16 वर्गाकार टाइल्स लगे हैं, तो ऐसे ही 12 कमरे में कुल कितने टाइल्स होंगे? तो इस तरह ये हमारा सवाल है। हमें सबसे पहले क्या जानकारी दी गई है? एक कमरे में कुल 16 वर्गाकार टाइल्स लगे हैं और पूछा गया है ऐसे ही 12 कमरे में कुल कितने टाइल्स होंगे। और करना क्या है? अब तो आप समझदार हो गए हैं। करना होगा हमें भाग या गुणा, गुणा करना होगा। चलो आओ, इकाई, दहाई और सैकड़े में जल्दी से इन संख्याओं को लिख लेते हैं। तो सबसे पहली संख्या कौन सी थी? संख्या थी 16। 16 में कितनी इकाई है? बिल्कुल 6 इकाई और 1 दहाई है। और दूसरी संख्या क्या थी? संख्या थी 12। 12 में कितनी इकाई? 2 इकाई और दहाई कितनी? 1। तो चलो अब कौन बताने वाला है कि हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं? सोचिए, हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए? बिल्कुल, हमें सबसे पहले इकाई का इकाई से गुणा करना है। इस तरह 6 गुना 2 कितना होता है? जी हाँ, 12 होता है। और अब हम क्या करेंगे? सोचो सोचो, जल्दी बताओ। इस बार देखते हैं सही जवाब मिलता है या नहीं। हाँ, इस बार हम दहाई का इकाई से गुणा करेंगे। तो 1 दहाई है अर्थात 10 गुना 2 और 0 एक ही बार में लिख लेंगे इकाई पर और 2 का गुणा 1 में, इसलिए 2। तो प्राप्त हुआ कुल 20। बहुत सही। और अब क्या होगा? जी हाँ, फिर से इकाई का दहाई से गुणा होगा। इकाई 6 और 1 दहाई अर्थात 10।
इस बार फिर से इकाई पर शून्य है, इसलिए शून्य को लिखेंगे और 6 का 1 में गुणा करने पर 6 एकम 6। इस तरह 60 प्राप्त हुआ। वेरी गुड। और अब क्या करना है? सोचिए, लास्ट स्टेप क्या है हमारा? जी हाँ, दहाई का दहाई से। तो दोनों बार एक एक दहाई अर्थात 10 गुना 10। इकाई और दहाई के शून्य लिखकर 1 का गुणा 1 में करेंगे। इस प्रकार प्राप्त होगा 1 एकम 1। और अब बारी है सबको जोड़ने की। चलो जोड़ते हैं। इकाई पर 2 और 6, 7, 8 और 1 ये 9 दहाई और 1, इस तरह 192। बहुत अच्छे बच्चों, आपने सारे सवाल सही हल किए हैं। इसी तरह पढ़ते रहिए। हम फिर मिलेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आइए आज फिर से हम संख्याओं को समझते हैं। देखते हैं इस बार हमारे पास कौन सी संख्या है। चलिए बताइए, ये कौन सी संख्या है? आइए जानते हैं। इसे इकाई, दहाई और सैकड़े में बांटते हैं। तो इकाई पर 1, दहाई पर 5 है इसलिए 50 और सैकड़े पर 2 है इसलिए 200। तो संख्या हुई 251। अब 251 के बारे में कुछ और नई बातें देखते हैं। तो बताइए 251 इन दिए गए संख्याओं से छोटा है या बड़ा? ये है संख्या रेखा और इस पर ये लाल बिंदु 251 की स्थिति को दर्शा रहा है। यहाँ पर एक पीला बिंदु है जो दर्शा रहा है इन संख्याओं को। सबसे पहले बात 200 की। 200 इस लाल बिंदु के बाएं तरफ है इसलिए 200 251 से छोटा हुआ अर्थात 251 200 से बड़ा है। इसी तरह 251 225 से भी बड़ा है और 251 250 से भी बड़ा है। और अब देखिए 251 275 से छोटा है क्योंकि वह दाहिनी तरफ आ गया। चलिए अब कुछ और नई बातें देखते हैं। यहाँ पर 251 सम संख्या है या विषम संख्या है? बताइए। देखिए, सम संख्या मतलब 2 से विभाजित जिसे किया जाए और विषम जिसे 2 से विभाजित ना किया जाए। तो क्या लगता है 251 को 2 से विभाजित कर सकते हैं या नहीं? आइए देखते हैं। हम इन संख्याओं को 2-2 के अंतर पे लिख लेते हैं कुछ इस तरह से, जैसे 202 यहाँ से लेके 260 तक। तो ढूंढिए कहीं यहाँ पर 251 आपको दिख रहा है? चलिए हम सीधे 240 वाली लाइन पे देखते हैं। 242, 248, 250 और 251 नहीं आया, इसलिए 251 विषम संख्या है। अब बताइए 251 अभाज्य संख्या है या नहीं? पहले तो अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या वह जिसे एक और स्वयं उसी संख्या के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित ना किया जा सके। तो 251 को देखिए, 25 से एक बार करने पर गुणा 25 होता है और ऐसे ही आगे देखिए। 251 आपको कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ध्यान से देखिए। जी हाँ, यहाँ पर 251 कहीं भी नहीं है। इसका मतलब क्या है? 251 बिल्कुल एक अभाज्य संख्या है जो किसी और का गुणज है ही नहीं। इसी तरह संख्याओं के बारे में कुछ और नई बातें सीखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, आज फिर हम तैयार हैं एक अंक पहेली के लिए। इस बार अंक पहेली किसके बारे में है? जी हाँ, अंक पहेली है गुणन के बारे में। तो आज हम गुणा करने वाले हैं। चलो सबसे पहले इस बाएं कॉलम में देखते हैं। सबसे बाएं कॉलम में 2 का गुणा किस में किया जाए कि 6 प्राप्त हो? तो आपको तो पता ही है कि 2 का गुणा 3 में होने पर 6 होता है। और अब देखिए सबसे ऊपर वाली पंक्ति पर 2 का गुणा किस में किया जाए कि 10 प्राप्त हो? तो 2 का गुणा 5 में करने पर 10 प्राप्त होगा। चलो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे ये सबसे अंतिम कॉलम देखिए, 10 का गुणा किस में करने पर 60 होगा। जी हाँ, देखिए शून्य तो पहले से ही है। 1 का गुणा 6 में करेंगे तो 6, इस तरह 60 प्राप्त हो जाएगा। अब इस बीच वाले कॉलम पे आइए। 5 का गुणा किस में किया जाए कि 10 आए? तो 5 का गुणा 2 में करने पर 10 आता है। इस तरह हमारी पूरी अंक पहेली हो चुकी है हल।
सारे बॉक्स जो भरे हुए हैं उन्हें एक बार मिला लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली अंक पहेली की ओर। यहाँ पर सबसे पहले हमें कहाँ पे हल करना है? चलो सबसे पहले हम इस बाएं कॉलम को देखते हैं। 3 का गुणा किसमें करने पर 6 प्राप्त होता है? बिल्कुल सही, 3 का गुणा 2 में करने पर 6 प्राप्त होगा। और अब ये ऊपर वाली पंक्ति, 3 का गुणा 3 में करने पर क्या आता है? 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 होता है। इस तरह मिल गया 9। अब आगे बढ़ते हैं और इस अंतिम कॉलम को हल कर लेते हैं। 9 का गुणा 2 में करने पर क्या प्राप्त होने वाला है? जी हाँ, 9 का गुणा 2 में करने पर 18 मिलते हैं। अब देखो जल्दी से कौन सा बॉक्स खाली है। सही पहचाना, ये बीच वाला बॉक्स। 3 का गुणा 1 में करना है, ये तो बहुत आसान है। 3 निकम 3। वेरी गुड दोस्तों, आपने सारे कॉलम भर लिए हैं। आशा है बिल्कुल सही ही होंगी। चलो अगली पहेली पे पहुंचते हैं। तो सबसे बाएं कॉलम से शुरू करें। 2 का गुणा 6 में करते हैं। बताइए जल्दी से कितना आएगा? जी हाँ, 12 प्राप्त होगा। और अब सबसे ऊपर वाली पंक्ति पे देखिए। 2 का गुणा किस में करने पर 10? अभी तो किया था। 2 का गुणा 5 में करने पर 10 प्राप्त होगा। और अब सबसे अंतिम कॉलम में 10 का गुणा किस में करने पर 60 आते हैं? तो हमने अभी हल किया था कि शून्य तो वैसा ही है। 10 का गुणा 6 में करने पर 60 प्राप्त हो जाएगा। और अब बारी है इस बीच वाले कॉलम की। 5 का गुणा किस में करने पर 5? 5 का गुणा 1 में करने पर 5 प्राप्त होगा। इस तरह यहाँ 1 ही आएगा। अब आते हैं अगली अंक पहेली पर। अगली अंक पहेली में सबसे बाएं कॉलम में देखिए। 4 का गुणा किस में करने पर 12 प्राप्त होते हैं? तो 4 का गुणा 3 में करने पर ही 12 मिलते हैं। और अब अंतिम कॉलम को हल करते हैं। अब अंतिम कॉलम में 8 का गुणा किस में करने पर 72 मिलते हैं? तो 8 का गुणा 9 में करने पर 72 प्राप्त होंगे। और इस ऊपर वाली पंक्ति में 4 का गुणा किस में करने पर 8? जी हाँ, 4 का गुणा 2 में करने पर 8 प्राप्त होगा। और अब बारी इस बीच वाले कॉलम की है। 2 का गुणा 3 में करने पर 6। तो हो गई हमारी पूरी अंक पहेली हल। बहुत अच्छे, आपने सारे खाने सही भरे होंगे। एक बार इन्हें जरूर मिलाइए। हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं भाग के आसान सवाल। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब हमने गुणा के सवाल किए थे तब हमने कहा था कि गुणा के लिए पहाड़ों का आना बहुत जरूरी है। उसी तरह भाग करने के लिए भी पहाड़े बहुत आवश्यक हैं। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर हमें भाग के कौन कौन से सवाल दिए गए हैं और उन्हें किस तरह हल करना है। दिए गए स्थान में भाग के उत्तर को भरें। यहाँ पर हमें सबसे पहले सवाल दिया गया है 27 भाग 3। तो यहाँ पर हमें पढ़ना पड़ेगा 3 का पहाड़ा। चलिए 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं और देखते हैं कि उसमें 27 कहाँ पर आता है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छिके 18, 3 सते 21, 3 अठे 24, 3 नाए 27। तो आपने देखा कि जब हमने 3 का पहाड़ा 9 तक पढ़ा तब हमारे पास 27 आया। यानी कि 3 को 9 से गुणा करने पर 27 उत्तर आता है। अब इसका उल्टा करते हैं कि 27 को 3 से भाग करते हैं तो हमारे पास उत्तर आना चाहिए 9। चलिए 9 को यहाँ पर डालकर देखते हैं कि ये सही है या नहीं। ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 28 भाग 4। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? जी हाँ, यहाँ पर हमें पढ़ना होगा 4 का पहाड़ा। कहाँ तक? 28 तक। देखते हैं कि 4 के पहाड़े में 28 कहाँ पर आता है। शुरू करते हैं 4 का पहाड़ा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छिके 24,
4 सते 28। तो आपने देखा कि जब हमने 4 का पहाड़ा 7 तक पढ़ा तो हमारे पास 28 आया। इसका मतलब कि जब 28 को हम 4 से भाग करेंगे तो हमारे पास उत्तर आना चाहिए 7। चलिए 7 यहाँ पर डालते हैं और देखते हैं कि क्या ये सही है या नहीं। ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 160 भाग 2। अरे ये तो मुश्किल हो गई। अब 2 का पहाड़ा हम 160 तक कैसे पढ़ेंगे? घबराइए नहीं दोस्तों, इसे बहुत आसानी से किया जा सकता है। कैसे? मैं आपको बताती हूँ। आपको याद होगा कि जब गुणा में भी हमारे पास ऐसे सवाल आए थे जिनमें 0 थे तो हमने क्या किया था? बहुत आसान, हमने 0 को एक तरफ रख दिया था और बाकी जो अंक दिए थे उन पर अपना ध्यान लगाया था। तो यहाँ पर भी हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। हम 0 को एक तरफ रख देंगे और अपना ध्यान लगाएंगे 16 और 2 पर, यानी कि हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 16 तक। चलिए आप पढ़िए और मुझे बताइए कि 2 के पहाड़े में 16 कहाँ पर आता है? बिल्कुल सही, 2 8 16, यानी कि जब हम 2 का पहाड़ा 8 तक पढ़ते हैं तो हमारे पास 16 आता है, यानी यहाँ पर आना चाहिए 8। आ गया 8 और उसके बाद हमने जो 0 एक तरफ रख दी थी उसको 8 के बाद लगा दिया और हमारा उत्तर बन गया 80, जो बिल्कुल सही है। अब अगला करते हैं। अगला सवाल है 350 भाग 7। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर क्या करना है? बिल्कुल सही कहा आपने कि हमें 7 का पहाड़ा पढ़ना है 35 तक। तो बताइए यहाँ पर क्या आना चाहिए? जी हाँ, यहाँ पर आएगा 7 पंजे 35। यहाँ पर हम पहले लिखेंगे 5 और उसके बाद ये जो 0 हमने एक तरफ रख दी थी उसको रख देंगे। हमारा उत्तर बन गया 50, जो बिल्कुल सही है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये भाग के सवाल समझ आए होंगे। अगले अंक में हम कुछ और सवाल करेंगे। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और नई नई बातें सीखते रहिए। धन्यवाद। अब समय है कहानी का। आज की हमारी कहानी है द अदर वे। इस कहानी का स्रोत है स्टोरी वीवर कम्युनिटी। इस कहानी की लेखिका है राधा रंगराजन और चित्रकार है गरिमा गुप्ता। कहानी के नाम से तो कुछ पता नहीं चल रहा कि वह किस बारे में है। चलिए फिर साथ चलकर देखते हैं आज की स्टोरी। Tall like a tree, short like a grass. Up in the sky is a cloud. Down in the soil is an earthworm. Light like a paddle, heavy like a rock. Over the leaf is a caterpillar. Under the leaf is a dragonfly. Quick as a squirrel, slow as a snail. Birds before sunrise, bats after sunset. Above the tree is the moon. Below the tree is you. अरे वाह, कहानी तो अच्छी थी। मुझे इस कहानी से बहुत सारी विलोम शब्दों की जानकारी मिली। आपको पता है विलोम शब्दों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बिल्कुल सही जवाब। विलोम शब्दों को अंग्रेजी में ऑपोजिट वर्ड्स कहते हैं। चलिए तो फिर यह कहानी अपने घर वालों को सुनाते हैं। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आपका स्वागत है।
आज हम चलेंगे लंग्स ऑफ द सिटी यानी संजय गांधी जैविक उद्यान के फर्न हाउस में। फर्न को जड़, तना, पत्ती 3 भागों में बांटा जा सकता है। ये बीजाणु धानियों से बीजाणु उत्पन्न करता है। इसी से नए पौधों की उत्पत्ति होती है। वे बीजाणु धानियां पत्तियों में पाई जाती हैं, जो ध्यान पूर्वक देखने पर दिखाई देती हैं। फर्न आमतौर पर नम, अंधेरे जंगलों की सतह पे उगते हैं। ये कुछ चारागाहों और खुले स्थानों पर भी पाए जाते हैं। इसमें फर्न हाउस में अलग अलग तरह के फर्नों को रखा गया है और ये ग्रीन हाउस की तरह स्ट्रक्चर बनाया गया है। और जैसा कि हम जानते हैं कि फर्न को उनके जीवन यापन के लिए मॉइस्ट प्लेस की आवश्यकता होती है और ये ड्राई में सर्वाइव नहीं करते हैं। और उसी से मिलता जुलता स्ट्रक्चर बनाने के लिए इसमें इरिगेशन के लिए स्प्रिंकलर इरिगेशन की व्यवस्था की गई है। अलग अलग तरह के जो फर्न हैं उसे काफ़ी मॉइस्ट रखा जाता है और इन्हें अलग अलग रिजीम पे, टाइम रिजीम में पानी के जरिए इसमें स्प्रिंकलर किया जाता है। फर्न्स जो होते हैं इनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो स्पोर के थ्रू इनका डिसेमिनेशन और प्रोपेगेशन होता है। तो यहाँ पे जो भी फर्न है उसके प्रोपेग्यूल्स होते हैं, स्पोर्स होते हैं, उसके थ्रू जो रीजनरेशन आते हैं तो हम लोग उसको प्रोपेगेट करके अलग में फिर नए नए प्लांट्स इसमें पॉट्स में लगाते हैं। यहाँ पे लगभग 58 तरह के फर्न्स हैं। हमारा ये प्रयास होता है कि जो भी दर्शक यहाँ आते हैं उन्हें फर्न्स के बारे में भी बताया जाए। अलग अलग तरह के जो लाइफ फॉर्म्स हैं प्लांट्स के, उसके बारे में बताया जाए कि कैसे इनका इवोल्यूशन हुआ है और इनमें जो भी मॉडिफिकेशंस पाए जाते हैं जो क्लाइमेटिक कंडीशन को सूट करने के लिए या उस तरह के एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में सर्वाइव करने के लिए इनमें जो संरचनाएं, जो मॉडिफिकेशन प्रकृति के द्वारा किया गया है, तो हमारा ये उद्देश्य होता है कि जो विजिटर हैं उनको हम लोग ये बताएं। ये पौधे अधिकतर शाकीय होते हैं, कभी कभी लताएं और वृक्ष रूप में भी पाए जाते हैं। वृक्षीय फर्न के तने सीधे और शाखा रहित होते हैं। इनकी चोटियों पर तार जैसी पत्तियां होती हैं। आपको बताते चले कि फर्न ऐसे पौधे को कहा जाता है जिसमें फूल नहीं होते हैं। अतीत में फर्न को अन्य बीजाणु असर वाले संवहनी पौधे वैस्कुलर प्लांट्स के साथ शिथिल किया गया था, जिसे अक्सर फर्न अलायंस या फर्न सहयोगी कहा जाता है। हाल के अनुवांशिक अध्ययनों से फर्न और फर्न सहयोगियों के बीच संबंधों के बारे में पता चलता है। सबसे पहले फर्न हॉर्सटेल से निकटता से संबंधित प्रतीत होते हैं। वास्तव में हॉर्सटेल को अब फर्न के रूप में वर्गीकृत किया गया है। फर्न हाउस, पटना जू का फर्न हाउस काफ़ी लोगों में, खासकर युवाओं में काफ़ी अपना महत्व रखता है। यहाँ लोग आकर के काफ़ी देर तक उसमें समय गुजारते हैं और फर्न के बारे में उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। कुछ लोग वहाँ हैं जो कि उसके बारे में जानकारी भी देते हैं। कई लोग तो उसके प्रजातियों के बारे में नोट करके भी ले जाते हैं। फर्न हाउस का देख रेख में काफ़ी ध्यान दिया जाता है। उसके रख रखाव के लिए मॉइस्चर मेंटेन किया जाता है, ह्यूमिडिटी, पानी का फव्वारा हमेशा दिया जाता है। चूँकि फर्न जो भी हैं वो नमी वाले जगह पे ज़्यादा होते हैं, नमी में ही सर्वाइव बड़े अच्छे तरह से करते हैं। इसके ख्याल से पटना जू में उसको विशेष तरह से रखा जाता है एवं उसकी देखरेख की जाती है। पारिस्थितिक रूप से फर्न समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के छायांकित नम जंगलों के सबसे अधिक पौधे हैं। कुछ फर्न प्रजातियां मिट्टी पर समान रूप से बढ़ती हैं। संवहनी पौधे वैस्कुलर प्लांट्स, जिसे
ट्रेकोफाइटस के रूप में भी जाना जाता है, पौधों का एक बड़ा समूह बनाते हैं जिन्हें भूमि के पौधों के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें लिंगिफाइड टिश्यू होते हैं। संवहनी पौधों में क्लब मास, हॉर्सटेल, फर्नेरू, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म शामिल हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान के फर्न हाउस में फर्न्स के अलावा कुछ छांव में रहने वाले अन्य सजावटी पौधों को भी रखा गया है। ये पौधे देखने में बेहद सुंदर होते हैं और यहाँ आने वाले दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे जू शो के एक और कड़ी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।